Hi guys, my name is Tahir Farooq. And my name is Sabi Sohail. Welcome back to our channel. So आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने वाले हैं वो है इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज यू मस्ट नो, वी मस्ट नो, हम सबको जाननी चाहिए। So जो कि हमने लिखे हैं किस चैनल से? डिफेंस कार्ड्स के चैनल से लिए है। मुझे दे तो हमने डिफेंस कार्ड के चैनल से लिए हैं। तो काइंडली गो एंड सपोर्ट द ओरिजिनल क्रिएटर। हम भी देखेंगे कि इंडिया एक बहुत बड़ा कंट्री है जिसकी अपनी सिक्योरिटी के लिए बहुत ज़्यादा एजेंसीज की ज़रूरत है। वैसे तो रा है जो पूरे इंडिया का एक प्राइड है, उसके अलावा भी जो इंडिया में और डिफरेंट एजेंसीज काम करती हैं उनके बारे में जानेंगे। लेट्स स्टार्ट। सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपसे कहा जाए कि भारत की इंटेलिजेंस एजेंसीज के नाम बताइए तो आप में से अधिकतर या तो रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी कि रॉ का नाम लेंगे या फिर इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी कि आईबी का। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन दोनों एजेंसीज के अलावा भारत में और भी कई इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं जो कि देश की सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। तो आज के एपिसोड में हम भारत की कुछ ऐसी ही इंटेलिजेंस एजेंसीज के बारे में बात करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स बिगिन। डिफेंस कार्ड इंडिया नंबर 1 नेशनल चैनल फॉर डिफेंस। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को स्पष्ट कर दें कि इस वीडियो में जितनी भी एजेंसीज के बारे में बताया गया है उनकी ज़्यादा इमेजेस पब्लिक डोमेन में उपलब्ध नहीं है। तो इसी वजह से इस एपिसोड में जितनी भी इमेजेस इस्तेमाल की गई हैं वो केवल रिप्रेजेंटेशनल पर्पस के लिए है। NIA यानी कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। जब पिछले साल पुलवामा आतंकी हमला हुआ था तब आपने इस NIA का नाम जरूर सुना होगा, क्योंकि उस हमले की जांच करने की जिम्मेदारी NIA को ही सौंपी गई थी। और अभी हाल ही में पुलवामा में जिस बड़े आतंकी हमले को नाकाम किया गया था उस घटना की जाँच की जिम्मेदारी भी NIA को ही सौंपी गई है। और जो ये NIA है इसे खास तौर पर 2009 में भारत सरकार द्वारा देश में आतंकी गतिविधियों का सामना करने के उद्देश्य के साथ ही स्थापित किया गया था। और ये एक स्टेट एजेंसी है जो कि सेंट्रल काउंटर टेररिज्म लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी की तरह काम करती है। और इस एजेंसी को राज्यों से विशेष अनुमति के बिना ही किसी भी राज्य में आतंकी संबंधित अपराधों से निपटने का पूर्ण रूप से अधिकार प्राप्त है। यानी कि किसी भी राज्य में आतंकी संबंधित मामलों में जांच करने के लिए इस एजेंसी को राज्य सरकार से अनुमति लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। और इसे खास तौर पर 26 से 11 मुंबई आतंकी हमले के बाद नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एक्ट के तहत स्थापित किया गया था। और बाकी देश के अलग अलग हिस्से जैसे कि हैदराबाद, गुवाहाटी, कोची, लखनऊ, मुंबई, कोलकाता, रायपुर और जम्मू में इसकी ब्रांचेस मौजूद हैं जो कि NIA मोस्ट वांटेड लिस्ट को मेंटेन करती हैं। इसके बाद है NTRO यानी कि नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जो कि भारत की एक टेक्निकल इंटेलिजेंस एजेंसी है और एक प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के अंडर आती है। इस एजेंसी को 2004 में स्थापित किया गया था और इसमें नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिप्टोलॉजी रिसर्च एंड डेवलपमेंट यानी कि NICRD भी आती है, जो कि पूरे एशिया में अपनी तरह की पहली एजेंसी है। और NTRO के लिए जो रूल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो IB और रॉ की तरह ही हैं। और ये एजेंसी मुख्य रूप से एविएशन एंड रिमोट सेंसिंग, डेटा गैदरिंग और प्रोसेसिंग, साइबर सिक्योरिटी, क्रिप्टोलॉजी सिस्टम, स्ट्रेटेजिक हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और स्ट्रेटेजिक मॉनिटरिंग में टेक्नोलॉजी कैपेबिलिटीज को विकसित करती है। और जो भारत की एकमात्र सीक्रेटिव न्यूक्लियर मिसाइल ट्रैकिंग शिप है वो NTRO द्वारा ही ऑपरेट की जाएगी। इसके बाद है ARC यानी कि एविएशन रिसर्च सेंटर। और हमने इस एजेंसी के बारे में स्पाई प्लेन्स वाली वीडियो में भी डिस्कस किया था। और जैसे कि हमने बताया था कि जो ARC है वो रॉ की एक कोवर्ट एयर विंग है जो कि इंटेलिजेंस गैदरिंग, रिकॉनेसेंस, सर्विलियंस और इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस जैसे मिशन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और इस एजेंसी के पहले प्रमुख के तौर पर भारत के स्पाई मास्टर RN काउ को ही नियुक्त किया गया था, जो कि रॉ के पहले प्रमुख भी थे। और जहाँ तक बात है इस एविएशन रिसर्च सेंटर की, तो जैसे कि हमने आपको बताया था कि कुछ साल पहले इसके रिगार्डिंग कुछ ऐसी रिपोर्ट्स आई थी जिसमें बताया गया था कि भारत अपनी इस ARC को बंद कर सकता है और जो इसके एसेट्स है वो NTRO और इंडियन एयरफोर्स को सौंपे जाएंगे। और वर्तमान समय में इस एजेंसी का क्या स्टेटस है इसके बारे में फिलहाल हमारे पास कोई पुख्ता जानकारी नहीं है। इसके बाद है NCB यानी कि नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। ये भारत की प्रमुख लॉ एनफोर्समेंट और इंटेलिजेंस एजेंसी है जो कि मुख्य रूप से भारत में ड्रग ट्रैफिकिंग का सामना करने के उद्देश्य के साथ स्थापित की गई थी। और जितने भी गैर कानूनी तरीके से इन ड्रग्स का व्यापार होता है उन सभी से यही एजेंसी निपटती है। इसके बाद है SID यानी कि सिग्नल्स इंटेलिजेंस डायरेक्टरेट। ये एक तरह की जॉइंट सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें इंडियन आर्म फोर्सेस की तीनों सर्विसेज यानी कि आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के पर्सनल सर्विस देते हैं। और इसी एजेंसी के पास सबसे बड़ी संख्या में वायरलेस एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स मौजूद हैं जो कि अन्य देशों के मिलिट्री लिंक्स को मॉनिटर करते हैं।
और इसी में आती है सेंट्रल मॉनिटरिंग ऑर्गेनाइजेशन यानी कि CMO, जो कि डायरेक्ट रक्षा मंत्रालय के तहत काम करती है और देश के अलग अलग हिस्सों में इसके अलग अलग मॉनिटरिंग कंपनीज मौजूद हैं और इनका मुख्य काम होता है डिफेंस, पुलिस, एयर, रेलवेज, PSUs और ऐसे ही सभी यूजर्स के रेडियो स्पेक्ट्रम यूजेस को मॉनिटर करना। इसके बाद है JCB यानी कि जॉइंट साइबर ब्यूरो, जो कि इंडियन आर्म फोर्सेस की एक एजेंसी है और ये मुख्य रूप से सिग्नल इंटेलिजेंस और क्रिप्ट एनालिसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसके बाद है मिलिट्री इंटेलिजेंस के लिए DIA यानी कि डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी, जिसे 5 मार्च 2002 में स्थापित किया गया था और ये एजेंसी रक्षा मंत्रालय के तहत आती है और डिफेंस से संबंधित सभी तरह की इंटेलिजेंस के लिए ये एक नोडल एजेंसी है। और ये DIA इंडियन आर्म फोर्सेस के टेक्निकल इंटेलिजेंस एसेट्स को भी कंट्रोल करती है और केवल मिलिट्री इंटेलिजेंस में इस्तेमाल होने की वजह से ये बाकी की इंटरनल और एक्सटर्नल इंटेलिजेंस एजेंसीज से अलग है। और इस एजेंसी पर हम डिटेल वीडियो पहले बना चुके हैं, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के आई बटन में मिल जाएगा। और इसके अलावा इंडियन आर्म फोर्सेस की तीनों सर्विसेज यानी कि आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के पास अपनी अपनी अलग से इंटेलिजेंस एजेंसीज भी मौजूद हैं। जैसे कि जो एयरफोर्स के पास है उसका नाम है डायरेक्टरेट ऑफ एयर इंटेलिजेंस, जो कि एयर एंड सैटेलाइट रिकॉनेसेंस मिशंस के लिए जिम्मेदार है। इसके अलावा इंडियन आर्मी के पास जो है उसका नाम है डायरेक्टरेट ऑफ मिलिट्री इंटेलिजेंस, जिसे शॉर्ट फॉर्म में MIB कहते हैं। और कारगिल युद्ध के बाद इस एजेंसी को काफी ज्यादा बढ़ावा देखने को मिला था और आर्मी की इंटेलिजेंस एजेंसी कई सारे ऑपरेशंस में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा चुकी है। और जबकि नेवी की इंटेलिजेंस आर्म को डायरेक्टरेट ऑफ नेवल इंटेलिजेंस यानी कि DNI के नाम से जाना जाता है। और बाकी डिपार्टमेंट ऑफ क्रिमिनल इंटेलिजेंस, डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट यानी कि CID, कंबाइंड सर्विसेज डिटेल इंटेरोगेशन सेंटर यानी कि CSDIC, सेंट्रल इकोनॉमिक इंटेलिजेंस ब्यूरो, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी कि CBI, सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस, वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो और इकोनॉमिक इंटेलिजेंस काउंसिल जैसी और भी कई सारे इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं जो भारत में काम करती हैं। तो गाइस हमारी वीडियो ये थी आज की। हमें बहुत कुछ सीखने को मिल गया था कि रॉ है, जैसा पाकिस्तान में बहुत ऐसी एजेंसीज हमें जिनका पता नहीं है। हमें लगा था कि इंडिया की एक ही मतलब हर कंट्री की एक एजेंसी होती है, लेकिन हमें कुछ अर्से पहले मुझे पता चला कि छोटी छोटी एजेंसीज और भी होती हैं, सीक्रेट एजेंसीज रखी जाती हैं कुछ। और एक कंट्री की सिक्योरिटी के लिए बहुत ज़रूरी है, इतनी बड़ी कंट्री के लिए, हर कंट्री को अपने आगे चलाने के लिए, अपने सिटीजन्स की सेफ्टी के लिए, अपने बॉर्डर क्लैशेस को रिजॉल्व करने के लिए, अपनी आर्मी की सेफ्टी के लिए, सब अपनी कंट्री की सेफ्टी के लिए एजेंसीज बहुत ज़रूरी होती हैं। और इतनी मतलब ऐसी अब कुछ CID, CBI, रॉ के बारे में हम जानते थे, लेकिन इसके अलावा जो हमें आज हमने देखी हमें बहुत पता चला कि बहुत इन्फॉर्मेशन मिली कि क्या क्या काम करती हैं, किस किस के अंडर आती हैं। तो गाइज़ ये थी आज की वीडियो। आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, बस सब कुछ तुमने बता दिया। तो गाइस ये थी आज की वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, अगर आप चाहते हैं कि हम इंडिया के डिफेंस के बारे में, मिलिट्री के बारे में और कुछ जानें और कुछ समझें, हम कुछ ऐसी चीज़ें जो हमें नहीं पता, इंडियन आर्मी कैसे काम करती है, कितने सेक्शंस हैं, कितने ग्रुप्स हैं, तो आप हमें बताइए, हम उस पर रिएक्ट करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बाय। अल्लाह हाफ़िज़।